हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट। और इस पूरे सिलेबस में हम लोग आ चुके हैं सामाजिक मनोविज्ञान पे। और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सोशल कंट्रोल देख लिया था। आज हम लोग लेकर आए हैं सोशल चेंज। ठीक है, समाज में जो परिवर्तन है वो समाज के लिए क्यों ज़रूरी है और समाज में परिवर्तन के मायने क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग कम से कम वीडियोस को देखते रहिए और साथ में पीडीएफ को सॉल्व कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोग वीडियो देखें, ठीक है, और पीडीएफ पढ़ें। मेरा ये उद्देश्य है कि आप वीडियो इसलिए आप अगर वीडियो समय की वजह से नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड मोड पे भी जाके 2x के फॉर्म में जाके आप चीज़ों को बहुत कम समय में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को साइड रखते हैं। आप लोग कम से कम पीडीएफ्स को पढ़िए और पीडीएफ को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने के का ट्राई कीजिए। और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स में मैंने देखा है कि वो प्रैक्टिस सेशंस करा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, वो लोग करा रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाइए और पहले जो भी प्लेलिस्ट है उनकी उनको कंप्लीट करिए एक एक करके। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन लेकर आइए अपने पढ़ाई में। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर भी होंगे और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें उतनी याद भी होंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी से भागिए नहीं। आप लोग टेस्ट प्रॉपर टेस्ट दीजिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपना कंटेंट को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाते रहिए। क्योंकि मैं एक एज ए टीचर मैं बस इतनी चीज़ समझ पाता हूँ कि मैं हो सकता है कि मैं किसी एक डायमेंशन से सोचकर आपको पढ़ा रहा हूँ और एग्जामिनर वहाँ पे एग्ज़ाम जब पेपर बन रहे होते हैं तो बहुत से लोग एक साथ मिलकर एक पेपर को बना रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। अब जैसे वहाँ पे हमारे पास तो सोशल साइकोलॉजी एक टॉपिक है। ठीक है, हमारे पास मनोविज्ञान एक टॉपिक है, हमारे पास समाजशास्त्र एक टॉपिक था। ठीक है, ऐसे अगर हम मानव विज्ञान एक टॉपिक है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे इन चारों के ही एक एक्सपर्ट बैठे हों, एक एक नहीं दो दो एक्सपर्ट बैठे हों। ठीक है, तो वो किस लेवल पर जाकर सोचेंगे पेपर के बारे में, वो किस लेवल पे पेपर बनाएंगे, ये ना तो तुम आपको पता है ना तो मुझे पता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अपने तैयारी में रखेंगे आपके उतने ही चांसेस होंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के और उसका आंसर सही करने के। इसीलिए मैं पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल उस पर नहीं जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का जितना अच्छा हो सके, जितना बेहतर हो सके, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब मुझे उसमें खुशी का मुझे नहीं पता है, क्योंकि शायद मुझे पता भी ना चले कि आप में से किसी का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाने से अगर एक या दो किसी का भी सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो क्योंकि मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि सबका ही हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, कितने लास्ट तक आप कितना अपना परसेवरेंस दिखाते हैं। ठीक है, कितना अच्छा आप लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, वो आप पे निर्भर करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दो का होगा, मैं कह रहा हूँ कि एक दो का किसी का भी अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार और उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो हम यहाँ पे आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद की बात नहीं है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सच में मैं चाहता हूँ, मेरी कह सकते इच्छा है कि आप में से किसी का भी हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। और आपके लिए भी होगी, आपके परिवार के लिए भी होगी। ठीक है, तो वो आप खुद जान रहे हैं इन चीज़ों को, अपने परिवार की सिचुएशन और सारी चीज़ें। तो आप लोग कम से कम मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान से सुने। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग मुझसे ज़्यादा समझदार भी होंगे, तो आपको जैसा सही लगे आप लोग उन चीज़ों को कीजिए, पर कहीं ना कहीं पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसे भी आपको लगे सही आप पढ़ते रहिए। बस मुझे जो लगता है सही वो मैं बोल देता हूँ आपको कि एटलीस्ट आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपनी, ताकि आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि आज रहने वाला है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, समाजशास्त्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है सामाजिक परिवर्तन। समाज की संरचना, उसके अंगों, ठीक है, जो संस्थाएं होती हैं, नियमों होते हैं, मूल्यों और लोगों के आपसी संबंधों व व्यवहार के तरीकों में आने वाले बदलाव को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पता है कि आज से जो 1950 में, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब के कॉन्स्टिट्यूशन के नियम और लॉज और आज के नियम और लॉज में बहुत से हमने चेंजेस किए, बहुत से अमेंडमेंट किए हमने। ठीक है, तो नियम धीरे धीरे बदल रहे होते हैं। और आज से जब हम 150-200 साल पहले जाते हैं तो हमने देखा तब सोसाइटी के कुछ अलग कस्टम्स और कुछ रिचुअल्स थे जो आज देखने को नहीं मिलेंगे। तो परिवर्तन समाज में हमेशा होता है। हम बेहतर जैसे जैसे हम कंफर्टेबल अपना महसूस करते हैं, हम उस हिसाब से परिवर्तन लेकर आते हैं समाज में। ठीक है, तो इसलिए ये समाज का एक सामाजिक मनोविज्ञान का एक हिस्सा है
सामाजिक परिवर्तन। बिना सामाजिक परिवर्तन के तो समाज संभव भी नहीं है। हम एक समाज को हम बहुत आप कह सकते हैं ना कि स्ट्रिंजेंट नहीं बना सकते, हम समाज को बहुत ऑब्स्टिनेट नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब उनको काफ़ी रोक कर नहीं रख सकते। समाज में परिवर्तन स्वाभाविक है, समय के साथ समाज में धीरे धीरे उनके नियमों में, उनके कानूनों में और कहीं ना कहीं उनके कह सकते हैं विचारों में परिवर्तन आता ही आता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है आज के टाइम में। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या है? विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के तरीकों और दिशा को समझाने के लिए मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला एक रेखीय सिद्धांत है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो रेखीय सिद्धांत है ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के मानने वालों, जैसे इस सिद्धांत को किसने किसने माना है? तो कॉम्टे, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स जैसे जो दार्शनिक हैं, या फिर कह लीजिए फिलोसफर हैं, या कह लीजिए साइकोलॉजिस्ट हैं, ये लोगों ने इस सिद्धांत को माना है कि समाज एक दिशा में ही क्या करता है, आगे परिवर्तित होता चला जाता है। का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में एक निश्चित दिशा की ओर होता है। ठीक है, समाज आदिम युग से आधुनिक युग की ओर और लगातार आगे बढ़ता है और वापस पीछे नहीं लौटता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, मानव समाज का पहले शिकारी युग था जिसको हम लोग आदिम युग बोल रहे हैं। ठीक है, अब आदिम युग में हम जैसे थे, उसके बाद हम थोड़ा सा डेवलप्ड हुए, आधुनिक युग में आए। ठीक है, फिर शिकारी युग से हम कहाँ पे आए? कृषि युग में आए। फिर हमारा कहाँ पे आगमन हुआ? औद्योगिक युग में हुआ। और फिर आज के टाइम में हम कहाँ पे आ गए हैं? डिजिटल यानी कि एआई युग में आ गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो परिवर्तन है वो कैसे एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रेखीय सिद्धांत। ठीक है, कैसे होता है? रेखा बिल्कुल ऐसे एक सीधी होती है तो हम सीधा देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा तो हम कहाँ पे हैं? हम शिकारी युग में हैं। फिर हम यहाँ पे आ गए कृषि युग में, और फिर हम यहाँ पे आ गए औद्योगिक युग में, इंडस्ट्रीज में, और फिर हम यहाँ पे आ गए कहाँ पे? जो आज के टाइम में जो डिजिटल और एआई का जो आप कह सकते हैं ना कि जो आज युग है, जो तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्या है, एक धीरे धीरे हम एक डायरेक्शन बढ़ रहे हैं। तो ये एक सिद्धांत हमें देखने को मिलता है सामाजिक परिवर्तन में, और जिसका उदाहरण भी हमने देख लिया। ठीक है, दूसरा आता है चक्रीय सिद्धांत। कुछ दार्शनिक या कुछ मनोवैज्ञानिकों का सोचना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, समाज असल में चक्र के रूप में एक बार जहाँ से स्टार्ट होता है घूम फिर कर फिर वहीं आता है। तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके जो प्रवर्तक हैं कैसे? ओसवाल्ड स्पेंगलर, ठीक है, अर्नोल्ड टाइनबी और पेरेटो जैसे जो विचारकों का मानना है कि परिवर्तन एक ही तरह चलता है, जहाँ से शुरू होता है घूम फिर कर वहीं पहुँच जाता है। जैसे प्रकृति में ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही समाज में भी जन्म, विकास, चरम और फिर पतन होता है। तो ये इन लोगों का ऐसा मानना था कि समाज का एक बार जन्म होता है, फिर वो विकास करता है, बढ़ता है, और फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है इन्होंने, फैशन का चक्र है। ठीक है, जो कपड़े या स्टाइल 1970 के दशक में लोकप्रिय थे आज फिर से विंटेज या ट्रेंडिंग होकर वापस आ गए हैं। इसी तरह सभ्यताओं का उत्थान और पतन होता रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो होते हैं कुछ ऐसे हम कह सकते हैं ना कि फैशन लोग बच्चे फॉलो कर रहे हैं, या कह लीजिए कि जो भी लोग फॉलो करते हैं जो 1970s के या 70s या 80s के टाइम पे पहने जाते थे, ऐसे फैशन जो भी फॉलो किए जाते थे। ठीक है, तो कहने के हम देख सकते हैं ना कि समाज क्या हुआ, अपने आप को फिर से वापस लेकर आ रहा है, चक्र के रूप में क्या होता है, वापस आ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें सभ्यताओं में भी हम जाएंगे तो अलग अलग सभ्यताएँ बनती हैं और बिगड़ती हैं, और फिर वहाँ से नई सभ्यता शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो साइक्लिक थ्योरी हो गई। तीसरा हमारे पास उतार चढ़ाव का सिद्धांत। अब उतार चढ़ाव का सिद्धांत क्या होता है? एक बार अपने टॉप पे जाएगी फिर नीचे आएगी ऐसे। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं वो मूव होती दिखाई देगी, एक बार राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में। ऐसा मतलब राइट साइड का मतलब है, लेफ्ट साइड का मतलब है कि एक बार अपने चरम पे जाएगी और फिर पीछे आएगी और फिर ऐसे करके चीज़ें मूव होती रहेंगी। तो इसके लिए पीटरिम सोरोकिन ने यह सिद्धांत दिया। उनके अनुसार परिवर्तन ना तो सीधा जाता है और ना ही चक्रीय गोल घूमता है। इनके अनुसार वो दोनों ही बातें गलत थी, बल्कि यह एक पेंडुलम की तरह दो सीमाओं के बीच उतार चढ़ाव करता रहता है। ठीक है, तो जैसे आपने पता है एक पेंडुलम कैसा होता है, ऐसा एक पेंडुलम होता है। अब ये पेंडुलम कुछ ऐसे और कुछ ऐसे क्या होता है, मूव होता रहता है। ठीक है, एक बार ऐसे जाएगा और कहीं ना कहीं ये उसका माध्य इसी के इर्द गिर्द, इसी माध्य के इर्द गिर्द वो क्या करेगा, ये पेंडुलम इधर से उधर घूमता रहेगा। ठीक है, एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। तो ऐसा ही उन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसी को हम उतार चढ़ाव का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, उन्होंने 3 तरह की संस्कृतियाँ बताई, जैसे चेतनात्मक, भौतिकवादी और विचारात्मक। ये 3 संस्कृतियों के बारे में बताया पीटरिम सोरोकिन ने, और इन दोनों में बताया कि ये जो विचारात्मक, इसमें आध्यात्मिक और आदर्शात्मक दोनों का मिश्रण है। ठीक, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। समाज में कभी भौतिक सुख सुविधाओं और चमक धमक की होड़ बहुत बढ़ जाती है
तो कुछ समय बाद लोग मानसिक शांति के लिए योग, अध्यात्म और सादगी की तरफ लौटने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा आता है कि लोगों को केवल और केवल क्या चाहिए, बेसिकली जो भौतिक सुख होते हैं, लग्जरी चाहिए, ठीक है, अच्छी लाइफ चाहिए। लेकिन फिर जब उन चीज़ों से उब जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उनको एक शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसके लिए वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती है। तो ये भी बातें कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन ये पूरे समाज को नहीं दृष्टिकार नहीं, कहीं ना कहीं समाज में एक पूरे दृष्टिकोण को अलग अलग दृष्टिकोण पे ये चीज़ें सही साबित होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एक जो रेखी सिद्धांत है ना, यही अगर हम देखेंगे तो समाज में बिल्कुल सही है कि समाज को एक दिशा में लेकर चल रहा है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये बाकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक समाज के कुछ पहलू को देखकर हम कहीं ना कहीं सिद्धांतों को सही मान सकते हैं। अदरवाइज वो जो रेखी सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक दिशा में लेकर जा रहा है, वो कुछ हद तक साबित हमें सही लगता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण, अब इसके कारण क्या है सामाजिक परिवर्तन के? समाज में बदलाव अपने आप नहीं आता है, इसके पीछे कई बड़े कारक काम करते हैं, ठीक है। तकनीकी और औद्योगिक कारक, नई तकनीकों के आने से पूरा सामाजिक ढांचा बदल जाता है। जब से एआई आया है, आपने देखा होगा, आप इससे पहले अभी लेटेस्ट तकनीक हमारे पास एआई है। आपने देखा होगा कि एआई आने से बहुत से लोगों का काम आसान हो गया, ठीक है। बहुत से लोग जो काम नहीं कर पाते तो वो भी अब कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें केवल एक डायरेक्शन देनी है, हमें केवल उसको बोलना है कि हमें ये करके दो, वो एआई क्या करेगा, आपको काम करके दे देगा। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लेकर आ रहा है, एक चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये तकनीक और औद्योगिक कारक होते हैं समाज में परिवर्तन के। उदाहरण के तौर पर स्मार्टफोन और इंटरनेट के आने से हमारे बात करने, पढ़ाई करने और यहाँ तक कि रिश्ते तय करने के तरीके बदल गए हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में बदल गई हैं केवल और केवल तकनीक आने की वजह से, ठीक है। उसमें भले उसने एग्जाम्पल स्मार्टफोन और इंटरनेट का लिया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आर्थिक कारक भी हैं, ठीक। कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक व्यवस्था ही समाज की धुरी है। उत्पादन के साधनों में बदलाव समाज को बदल देता है। जैसे उदाहरण, कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जब लोग शहरों की ओर यानी कि औद्योगिकरण की तरफ बढ़े तो संयुक्त परिवार टूटने लगे और एकल परिवार बनने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी जब हम गांव से निकल कर यानी कि कृषि औद्योगिकरण को छोड़ के जब हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ गए तो क्या हुआ कि हम अपने परिवार से अलग हुए, तो कहीं ना कहीं परिवार छोटा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली में आ गया, तो उस समाज में एक परिवर्तन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? आर्थिक कारकों की वजह से हुआ। सांस्कृतिक और वैचारिक कारक भी हैं कुछ यहाँ पे। नए विचारों, शिक्षा और आंदोलनों से समाज की सोच बदलती है, ठीक है। तो अब जैसे कुछ पुराने ऐसे नियम हैं जो समाज में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं कुछ गंदगी फैला रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए कि समाज में वो ठीक नहीं है, तो हम उन नियमों और कानूनों को क्या करते हैं, बदल देते हैं या फिर उनको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये भी एक परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पे राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों के कारण सती प्रथा का अंत हुआ, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला और जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बने। तो जैसे राजा राम मोहन राय की वजह से हमारे समाज में सती प्रथा खत्म हुई, ठीक है। ये हमारे पुराने जो रिचुअल्स थे उनकी बात है। इसके बाद ज्योतिराव फूले की वजह से जो महिलाओं की शिक्षा कहीं ना कहीं देखा होगा समाज में बढ़ी, ठीक है। महिलाओं ने शिक्षा में भाग लेना स्टार्ट किया और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से जो जातिगत भेदभाव होता था लोगों में, समाज में लोगों की वजह से, वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिखाई दिया, या कहीं ना कहीं उस पर हमने थोड़ा कंट्रोल बनाया। तो ये जो समाज में परिवर्तन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और वैचारिक कारकों की वजह से भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। जनसांख्यिकी कारक भी होते हैं। आबादी का घटना, बढ़ना या किसी क्षेत्र में लोगों का प्रवास भी सामाजिक संरचना को बदलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम सामाजिक परिवर्तन देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। उदाहरण के तौर पर शहरों में बढ़ती आबादी के कारण वहाँ की जीवन शैली, खान पान और संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है, ठीक है। आपने देखा होगा शहर में अलग अलग जगह से लोग आते हैं, ठीक है। कोई आपके अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपके शहर में आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप दिल्ली चले जाइए, अब दिल्ली में लगभग हर स्टेट से, हर एक शहर से, हर एक गांव से कहीं ना कहीं कोई लोग आपको दिख जाएंगे। तो सबकी संस्कृति क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। सब एक साथ कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, तो सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं कल्चर को क्या करेंगे, उनको कोई चीज़ उनके कल्चर में अच्छी लगेगी तो उसको अडॉप्ट करेंगे, तो उस एक संस्कृति का क्या हो जाएगा, मेल जोल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ भौगोलिक व प्राकृतिक कारक भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी या जलवायु परिवर्तन भी समाज को पूरी तरह बदल देता है। तो ये भी है, ठीक है। बाढ़, भूकंप, ये जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि समाज में बहुत से परिवर्तन आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, डिजिटल पेमेंट और स्वास्थ्य के प्रति
जागरूकता जैसे बड़े सामाजिक बदलाव अचानक आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ ना कुछ आपने देखा कि जो प्राकृतिक कारक है उनकी वजह से भी समाज में परिवर्तन हमें साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं। अब समस्या क्या है? परिवर्तन तो ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके हमने कारण पढ़ लिए हैं। अब समस्याएं भी आती हैं उससे क्या, तो समस्याएं देखते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो परिवर्तन हमेशा आसान या सुखद नहीं होता। जब समाज तेज़ी से बदलता है तो अपने साथ कई गंभीर चुनौतियाँ और समस्याएं भी लाता है। तो जिसका कुछ अच्छा होगा उसका कुछ बुरा भी होगा। तो अगर समाज में परिवर्तन कुछ अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कुछ बुरा भी होगा, ठीक है। तो वो तो प्रकृति का नियम है। तो सांस्कृतिक विडंबना या पिछड़ापन हो जाएगा वहाँ पे। समाजशास्त्री विलियम ऑकबर्न ने यह अवधारणा दी। उनके अनुसार संस्कृति के दो भाग होते हैं, भौतिक यानी कि जैसे कार, मोबाइल, मशीनें, और अभौतिक यानी कि नियम, विचार, मूल्य, संस्कार। जब भौतिक संस्कृति तेज़ी से आगे बढ़ जाती है लेकिन हमारी सोच और मूल्य पीछे छूट जाते हैं तो समाज में असंतुलन पैदा होता है, ठीक है। अब अगर आप सोचिए कि अगर लोग कार, मोबाइल और मशीनें ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्रेफरेंस है, ठीक है, कंपेयर टू क्या उनके विचार, उनके मूल्य, संस्कार। तो अब क्या हो रहा है, ये चीज़ें तो आगे निकल गई। भौतिक जो समाज में जो भौतिक चाह है लोगों की वो बहुत आगे निकल गई, लेकिन उनके नियम, विचार, मूल्य, संस्कार बहुत पीछे रह गए। तो समाज में असंतुलन बनेगा, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में आप देखेंगे कि बहुत सी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सही कहीं ना कहीं समाज में एक पिछड़ापन लेकर आएंगे और समाज में अलग अलग तरह की चुनौतियों के हमें सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, आज हमारे पास चमचमाती गाड़ियाँ और बेहतरीन सड़कें तो हैं, लेकिन लोगों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की समझ या धैर्य आज भी कम है, ठीक है। तो हमने भौतिक जीवन में तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली, हमने कार खरीद लिया, हमने मोटर बाइक खरीद लिया, हमने हर चीज़ कर लिया, लेकिन आज भी, और ये बात सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैंने देखा है कि एक बाइक वाला हो, चाहे वो कार वाला हो, चाहे वो छोटी कार में बैठा हो, चाहे बड़ी कार में बैठा हो, चाहे वो किसी भी, मैंने देखा होगा नियम सब तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भौतिक सुविधा आ गई है, हमारे पास एक भौतिक समझ तो आ गई है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जो सांस्कृतिक जो समझ है और या अपनी सामाजिक समझ है उसको हम लोगों ने अभी तक डेवलप नहीं किया, ठीक है। तो शहर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बढ़ गया है, लेकिन साइबर क्राइम, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हैं, हम बहुत ज़्यादा नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए हमारी समझ उतनी डेवलप नहीं है कि हम साइबर क्राइम को रोक सकें। फेक न्यूज़ जैसी समस्याएं सोच के पिछड़ेपन को दिखाती हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़ आती है आपके मोबाइल पे, आप उसको शेयर करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसी न्यूज़ को पकड़कर आप अपने धारणा बनाने लगते हैं, जबकि वो न्यूज़ फेक है। अभी आपने उस न्यूज़ का सत्यापन भी नहीं किया। और आज के टाइम में जब AI आ गया है, जब लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है, तो कोई भी न्यूज़ आज के टाइम में बिना वेरीफाई किए और बिना उसके सही रिसोर्सेज को जाने आप उसको फॉलो करने, तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती हैं समाज में। पीढ़ियों का अंतराल है। तेज़ी से बदलते समाज में पुरानी पीढ़ी के मूल्यों और नई पीढ़ी की सोच में एक बड़ा अंतर आ जाता है, जिससे पारिवारिक तनाव, आपसी तालमेल की कमी होने लगती है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या आती है। बुजुर्ग पीढ़ी जहाँ परंपराओं, संयुक्त परिवार और अनुशासन को सर्वोपरि मानती है, वहीं नई पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, करियर और आधुनिक जीवन शैली को प्राथमिकता देती है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ये बातें आपको सबको पता है कि हम अगर हम अपने बड़ों को देखेंगे, अपने बुजुर्गों को देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक परिवार में रहने की बात करते हैं। उनकी धारणा कहीं ना कहीं हमें परिवार से जोड़ कर रखने की है, ठीक है, और अपनी परंपराओं को मानने वाली है। लेकिन हम जो नई जनरेशन के, हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम फ्रीडम को फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, या हम जैसे चाहते हैं वैसे रहें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समस्याएं समाज में हमें देखने को मिलती हैं सामाजिक परिवर्तन की वजह से। फिर सामाजिक विघटन और अपराध यहाँ पे होते हैं इसी सामाजिक परिवर्तन की वजह से। जब पुराने नियम और सामाजिक नियंत्रण के साधन जैसे परिवार, धर्म, समाज का डर कमज़ोर होने लगता है और नए नियम पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाते, तो समाज में अपराध, अवसाद और भटकाव बढ़ता है, ठीक है। तो जो पुराने नियम हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और नए नियम अभी बन भी नहीं पाए हैं, तो बीच वाली जो फेज़ आती है उसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ आपराधिक गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे साइबर फ्रॉड, बुजुर्गों की अकेलेपन की समस्या और युवाओं में तेज़ी से बढ़ता नशा, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आएंगे, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, ठीक है।
ने प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब क्योंकि हम औद्योगिकरण में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने देखा, अब शहरीकरण में जा रहे हैं तो हमें उसके लिए जगह चाहिए, जगह हमें कहाँ से मिलेगी, वनों से मिलेगी, तो हम वनों को काटेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं सामाजिक तौर पे प्राकृतिक रूप से भी पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण प्रदूषण, कंक्रीट के जंगल बनना, भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण मानसिक तनाव व जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का बढ़ना। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ आ रही हैं कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से है या फिर शारीरिक रूप से है, वो भी किसकी वजह से, पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन की वजह से है। और वो पर्यावरण परिवर्तन आ किसकी वजह से रहा है, या तो शहरीकरण की वजह से, या तो आधुनिकीकरण की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से। तो ये सारी समस्याएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी भी हैं। तो ये सारी समस्याएं सामाजिक परिवर्तन की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा सामाजिक कह सकते हैं परिवर्तन। अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और वो है आपका ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, संप्रेषण एवं अनुयानात्मक संप्रेषण, उसका स्वरूप और सिद्धांत, ठीक है, निर्धारक तथा अनुनयनशीलता प्रतिरोधी। ये एक आपके में पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको इसी लेक्चर में देखने को मिलेगा। संप्रेषण का स्वरूप क्या है? संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होता है। ये आप संप्रेषण को एक शब्द में मतलब इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। संप्रेषण हिंदी में हो सकता है, बहुत लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं बता दूँ संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन से है, ठीक है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं और संदेशों का आदान प्रदान होता है। आपको पता है कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन अगले आदमी को देते हैं, वो रिसीवर होता है, वो उसको रिसीव करता है, उसका कुछ अर्थ निकालता है और फिर वो रिएक्ट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सामाजिक मनोविज्ञान में इसे केवल शब्दों का लेन देन नहीं बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया का आधार माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली कम्युनिकेशन होती है इसमें केवल शब्दों का लेन देन नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, आपने देखो कुछ इन्फॉर्मेशन छिपी होती है और उससे हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं समाज में, ठीक है। अंतःक्रिया का आधार माना जाता है। इसके मुख्य घटक क्या है? सबसे पहले प्रेषक है, जो संदेश भेजता है उसको प्रेषक बोलते हैं, और वो जो भेज रहा है उसे क्या बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे। संदेश वह विचार या जानकारी जो भेजी जा रही है उसको हम संदेश बोलते हैं। माध्यम क्या है? जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, जैसे बोलकर, लिखकर या हाव भाव से, जैसे भी आप मीडियम चाहे कुछ भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता की बात करें तो जो संदेश को ग्रहण करता है और उसका अर्थ निकालता है वो क्या होता है, प्राप्तकर्ता होता है। ये चार घटक यहाँ पे आपको संप्रेषक के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद पुनर्निवेश है, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, अब उसका रिस्पॉन्ड क्या है, जिससे आप पता चलता है कि संदेश सही ढंग से पहुंचा है या नहीं, ठीक है। अब आपने अगर उसके मैसेज को समझ लिया है तो आप उसको सही रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर नहीं समझा है तो फिर इसका मतलब आप उसको गलत रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे एक डॉक्टर जो कि प्रेषक है, क्योंकि वो सूचना दे रहा है किसको, अपने मरीज को, वो प्राप्त करता होगा, कुछ समझाता है कि दवा कैसे लेनी है, ठीक है, वो संदेश है। मरीज सिर हिलाकर कहता है कि वह समझ गया है, यानी वो अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ कि ये दवा 3 बार लेनी है, ये दवा 2 बार लेनी है, ठीक है, ये दवा दो एक साथ लेनी है। तो ऐसे करके उसने, जब डॉक्टर ने समझाया तो यानी उसने सूचना को अपने सामने वाले को दिया, ठीक है, तो उसने उसको समझा और उसके बाद उसने रिस्पॉन्स किया कि हाँ ठीक है, सिर हिलाकर चाहे बोल कर जैसे भी उसने रिस्पॉन्स दिया। तो ये सारी चीज़ अपना उसका फीडबैक माना जाएगा। अनुनयात्मक संप्रेषण का स्वरूप, अब इसका स्वरूप क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझते हैं। जब संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार में बदलाव लाना हो तो उसे अनुनयात्मक संप्रेषण कहते हैं। इसमें किसी पर दबाव या जबरदस्ती नहीं की जाती है बल्कि तर्कों, भावनाओं और आकर्षण के माध्यम से उसका मन बदला जाता है, ठीक है। तो जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो मुख्य उद्देश्य उसका होता है कि सामने वाले व्यक्ति को के दृष्टिकोण और विश्वास या व्यवहार में बदलाव लाना हो, ठीक है, उस पर हमें कोई, तो उसे अनुनयात्मक संप्रेषण कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती नहीं की जाती है, ठीक है, बल्कि तर्कों और भावनाओं और आकर्षण के माध्यम से उसका मन बदला जाता है। तो जाहिर बात है हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तो हम किसी पर प्रेशर थोड़ी डालते हैं, हम उसको जबरदस्ती करने की कोशिश थोड़ी ना करेंगे। टीवी पर आने वाले विज्ञापन जैसे यह साबुन कीटाणुओं को 99.9% मारता है, हमें वह प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, उनका एक कम्युनिकेशन का तरीका है, ठीक है। वो अपनी बातों से बेसिकली कोई प्रेशर नहीं डालें, लेकिन ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करेंगे, आप कहीं ना कहीं फीडबैक देंगे उस चीज़ का, ठीक। या तो खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे, ज़्यादातर चांस है खरीदेंगे क्योंकि उसने आपको ऐसी बातें बताई। अनुनयात्मक संप्रेषण के सिद्धांत, अब इसके सिद्धांत क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान ने यह समझने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं कि अनुनयन कैसे काम करता है। इनमें से
दो सबसे प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला विस्तृत संभावना मॉडल है। यह मॉडल पेटी एंड कैकी ओप्पो द्वारा विकसित बताया गया है कि लोग संदेशों को दो अलग अलग रास्तों से प्रोसेस करते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी मैसेज, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लोग दो तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एक तो है केंद्रीय मार्ग, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल पाथ की, तो जैसा जब व्यक्ति संदेश पर बहुत गहराई से सोचता है तो तर्कों की जांच करता है और तथ्यों को देखता है। इससे इससे दृष्टिकोण परिवर्तन स्थायी होता है, और इससे जो दृष्टिकोण परिवर्तन हो रहा है वो क्या होगा, स्थायी होगा, क्योंकि उसने उस तथ्यों को और तर्कों को बहुत बारीकी से जांचा है, ठीक है, तब जाके कोई निर्णय लिया। जैसे उदाहरण तौर पे एक कार खरीदते समय माइलेज, इंजन क्षमता, सेफ्टी रेटिंग और कीमत की गहन जांच करना, ठीक है। जैसे आप कार खरीदने गए हैं और कार के छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे भी आपने रिसर्च किया है और तब जाकर आपने उस कार को खरीदा है। तो कहें आपने क्या ऐसा पाथ चूज़ किया है, आपने केंद्रीय मार्ग, सेंट्रल पाथ को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरा देखेंगे, ठीक है, तो दूसरा अगर हम देखेंगे तो वो परिधीय मार्ग है। जब व्यक्ति गहराई से नहीं सोचता बल्कि बाहरी चीज़ों, जैसे विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी का चेहरा, आकर्षक संगीत या नारा से प्रभावित हो जाता है, जिससे हुआ बदलाव अस्थायी होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल सेलिब्रिटी को देख के ही वो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, या उस कंपनी का लोगो देख कर ही खरीद कर लाते हैं, या फिर उस कंपनी के जो स्लोगन होता है उसको देखकर ही खरीद कर लाते हैं। उनको प्रोडक्ट से कुछ मतलब ही नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने कोई रिसर्च ही नहीं की है। इसको हम लोग बोलते हैं परिधीय मार्ग, पेरिफेरल रूट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर से चीज़ें देखी गई हैं, केवल ऊपर ऊपर से प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया, केवल ये देखा गया कि उस प्रोडक्ट को कौन प्रमोट कर रहा है और उस प्रोडक्ट के, उस कंपनी का स्लोगन क्या है, उस कंपनी का लोगो क्या है, केवल ये देखकर उन्होंने उन चीज़ों को खरीदा, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग परिधीय मार्ग। जैसे सिर्फ इसलिए एक कोल्ड ड्रिंक खरीद लेना क्योंकि विज्ञापन में आपका पसंदीदा क्रिकेटर उसे पी रहा है, ठीक है। तो आप अभी तक क्या कहते हैं, दूध पी रहे थे, अभी तक आप लस्सी पी रहे थे, लेकिन आपका एक दिन फेवरेट क्रिकेटर आता है और आप उसका एक ऐड देखते हैं जिसमें वो कोई क्या कहते हैं, विशेषकर कोई ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक जो पी रहा है, तो आप भी गए और आपने अगले दिन से वो दूध और वो कोल्ड ड्रिंक दही छोड़कर आपने क्या किया, आपने वो कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक तरह का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है और इसको हम लोग परिधीय मार्ग बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डीप में जाके चीज़ों को नहीं सोचते हैं। दूसरा आता है संज्ञानात्मक विसंवादिता सिद्धांत, ठीक है। इसमें लियोन फेस्टिंगर का यह सिद्धांत कहता है कि जब हमारे विचारों और व्यवहार में टकराव होता है तो हमें मानसिक तनाव महसूस होता है। अनुनयात्मक संप्रेषण इसी तनाव का फायदा उठाकर व्यक्ति को अपना विचार या व्यवहार बदलने पर मजबूर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जानता है कि धूमपान सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, ये उसके विचार हैं, लेकिन वह सिगरेट पीता है, व्यवहार है उसका। एंटी स्मोकिंग विज्ञापन इस तनाव को इतना बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति तनाव से बचने के लिए सिगरेट छोड़ देता है, ठीक है। अब जो एंटी स्मोकिंग जो विज्ञापन होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के विज्ञापन आते हैं कि नशा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन चीज़ों से व्यक्ति तनाव में आके क्या करेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ वो नशे की चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, या छोड़ देता है। ठीक है, चौथा है अनुनयात्मक संप्रेषण के निर्धारक। कोई अनुनयात्मक संदेश कितना सफल होगा यह मुख्य रूप से 4 कारकों पर निर्भर करता है, जिन्हें हॉवलैंड का संप्रेषण मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हॉवलैंड का जो संप्रेषण मॉडल है, ये क्या कहता है, पहला है प्रेषक या शोध की विशेषताएं। विश्वसनीयता, यदि संदेश देने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र का विशेषज्ञ और ईमानदार है तो लोग जल्दी मान जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी पर्टिकुलर आप कोई डॉक्टर ही आकर बोले कि दूध पीने से शरीर की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो मजबूत होती हैं, तो ये बात बहुत से लोग बहुत जल्दी मान जाएंगे क्योंकि एक डॉक्टर है जो कि विश्वसनीय है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको पता है कि शरीर में कौन सा चीज़ किसके लिए अच्छा है, तो आप उसकी बात तुरंत मान जाएंगे, ठीक है, और दूध पीना स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर टूथपेस्ट के विज्ञापन में डॉक्टर का आना, ठीक है, वही बात होगी यहाँ पे। जैसे अब आपने देखा होगा कि अब खासतौर पर जितने भी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, आपने देखा होगा टूथपेस्ट में वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर को लेकर आ जाएं। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का, हालांकि वो डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को लेकर आते हैं ताकि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी काम करती है कि अगर डॉक्टर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। आकर्षण है, सुंदर या लोकप्रिय लोग, ठीक है, सेलिब्रिटी लेकर आएंगे, लोगों को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। तो ये जो प्रेषक होते हैं ये क्या करते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी को बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं इन चीज़ों को कहने के, विज्ञापित करने के।
अब संदेश की विशेषताएं भी होती हैं यहाँ पे। तर्क बनाम भावना, कभी कभी डर पैदा करने वाले संदेश जैसे तंबाकू के पैकेट पर कैंसर की तस्वीर ज़्यादा काम करते हैं। तो कभी तार्किक संदेश, ठीक है, तो कभी कभी जो भी पैकेट्स पे जो कैंसर के जो इमेजेस बनाए जाते हैं वो क्या होता है, बहुत डरावने होते हैं, जिसकी वजह से भी लोग हो सकता है तंबाकू खाना छोड़ दें या सिगरेट पीना छोड़ दें, ठीक है। या फिर कुछ तार्किक संदेश हम दे सकते हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है वो काम करना छोड़ दें या काम करने लगें, कुछ भी हो सकता है। एक तरफा बनाम दो तरफा संदेश, अगर सामने वाली जनता पढ़ी लिखी है तो उसे दोनों पक्षों फायदे और नुकसान को बताना ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई बहुत ज़्यादा तार्किक व्यक्ति है तो आप उसको फ़ायदे नुकसान दोनों जब बताते हैं तो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाता है, ठीक है, और वो आपके प्रोडक्ट को लेगा या फिर कहीं ना कहीं उसके बारे में वो आपके अच्छी भावनाएं रखेगा, ठीक है। माध्यम की विशेषताएं होती हैं। व्यक्तिगत बनाम जन माध्यम, आमने सामने बैठकर की गई बात टीवी या सोशल मीडिया के मुकाबले ज़्यादा असरदार होती है, ठीक है। तो ये बात भी है कि हम सोशल मीडिया के मुकाबले हम आमने सामने किसी से बात करते हैं तो एक अलग तरह का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्राप्तकर्ता या श्रोता की विशेषताएं, बुद्धिमत्ता, कम बुद्धिमान या सीधे साधे लोगों को राजी करना आसान होता है, जबकि उच्च बुद्धि वाले लोग कड़े तर्क मांगते हैं, ठीक है। तो जो बुद्धिमान है और जो सीधा साधा है वो बहुत ज़्यादा तर्क नहीं देगा, वो बातों को तुरंत मान लेगा। लेकिन जो तार्किकता के साथ रहेगा, थोड़ा सा बुद्धिमान होगा, वो कहीं ना कहीं तर्क मांगता है, ठीक। आत्मसम्मान, जिन लोगों में आत्मविश्वास कम होता है वे दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। इसका अनुनयनशीलता के प्रति प्रतिरोध, हर बार जब कोई हमें बदलने की कोशिश करता है तो हम उसकी बात नहीं मान लेते, हमारे भीतर अनुनयन के प्रति एक प्रतिरोध या रुकावट पैदा होता है। तो जो भी चेंज हमारे अंदर आ रहा होता है तो कहीं कहीं अंदर से हमें क्या करते हैं, हम उस चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पे, जब लोगों को लगता है कि कोई उनके सोचने काम करने की आज़ादी को छीन रहा है तो वे जानबूझकर उस संदेश का विरोध करते हैं और वही काम करते हैं जिसे करने से मना किया गया है, ठीक है। उदाहरण, यदि माता पिता किसी किशोर से कहें तुम इस दोस्त से बिल्कुल मत बात नहीं करोगे तो वह स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसी दोस्त और ज़्यादा बात करने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में पता चलेंगी या फिर आपने ये चीज़ें महसूस की होंगी। टारगेट का पहले से सचेत होना, यदि हमें पहले से पता चल जाए कि कोई व्यक्ति हमें किसी बात के लिए राजी करने या हमारा मन बदलने आ रहा है तो हम पहले से ही अपने बचाव में तर्क तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण, जब आपको पता हो कि कोई सेल्समैन आपको ज़बरदस्ती कोई पॉलिसी बेचने आ रहा है तो आप पहले से ही मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैंने पहले से पॉलिसी ले रखी है जैसे बहाने तैयार रखते हैं, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ बेचने आया है और आपको पहले से पता है और आपको वो उस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ ना कुछ बहाना पहले से सोच कर रखते हैं, ठीक है, कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है या फिर ये पॉलिसी मेरे काम की नहीं है, ठीक। आप अपना एक बहाना तैयार रखते हैं और आप उस पर स्टिक रहते हैं, आप बार बार उसी बात को दोहराएंगे ताकि वो आपको बेच ना सके। दृष्टिकोण का टीकाकरण, ठीक है, जैसे शरीर की को बीमारी से बचाने के लिए कमज़ोर वायरस का टीका लगाया जाता है, वैसे ही किसी के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए उसे पहले से ही विरोधी पक्ष के कमज़ोर तर्क दिए जाते हैं। जब व्यक्ति उन कमज़ोर तर्कों को काट देता है तो उसका मूल विचार और मजबूत हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों को पहले से ही सिखाना कि स्कूल में कुछ दोस्त तुम्हें सिगरेट पीने के लिए उकसा सकते हैं और कह सकते हैं कि इससे कूल दिखते हैं, ठीक है, ये बात हो गई तर्क। लेकिन तुम्हें कहना है कि इससे फेफड़े ख़राब होते हैं, इससे बच्चे असल दबाव के समय झुकते नहीं हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने पहले से बच्चे को बता रखा है कि जब तुम स्कूल में होगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे और वो तुम्हें ऐसे ऐसे ऑफ़र करेंगे, ऐसे ऐसे नशों के बारे में बताएंगे और ऐसे ऐसे नशे करने के लिए आपको ऑफ़र देंगे, और तब आपको उनको ऐसा कहना है, तब आपको ऐसे विरोध करना है, तब आप उस समय पर जब ऐसे सिचुएशन में होंगे तो आप ऐसा विरोध करेंगे जैसा आपको बताया गया, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, एक दृष्टिकोण टीकाकरण। आप क्या होगा, आप उन चीज़ों से बच गए जो चीज़ें आपके जीवन में आपके कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती थी, वो आप उस चीज़ों से बच गए, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा आपका, हाँ। तो यहाँ पे आपका एक नया टॉपिक जो था ये भी आपका समाप्त होता है। और अब आपका जो बचा हुआ जो पोर्शन है ना वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, और अभी मैं थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स को निपटा रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके। तो इसीलिए थोड़ी वीडियोस छोटी हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप वीडियो पूरा देख रहे हैं। जब मैं लंबी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ी छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाऊँ ताकि आप उसको आसानी से देख भी सकें, आपका समय कम लगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस लेक्चर से जुड़ने के लिए, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। लगातार टेस्ट और
MCQs को सॉल्व करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लेक्चर से जुड़ने के लिए।